हस्ती हो जाए कुछ चलते याद नहीं नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। जब सीमा से खबरें देश से देश में पहुंचती हैं तो सिर्फ शहीद हुए जवानों के घर नहीं दिखते, परिवार नहीं दिखता, बल्कि वो खाली घर भी दिखते हैं। पता चलता है कि उन खाली घरों में पलने बढ़ने वाले नौजवानों के सपने, उनका हौसला कितना बड़ा होता है कि जिनके पास गांव में ज़मीन ना हो, वो सरहद की ज़मीन बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं। इससे बड़ा बलिदान क्या हो सकता है? इसीलिए इसे सुप्रीम सेक्रीफाइस, सर्वोच्च बलिदान भी कहते हैं। नामों की सूची आ गई है। कोई 7-8 राज्यों के जवान हैं, अफसर हैं और 16 से अधिक ज़िलों के हैं। इन नामों से गुजरते हुए आप उन कस्बों, गांवों को देख सकते हैं, उनके घरों को देख सकते हैं, उनके सपनों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि गांव ही काम आ रहा है, मजदूरों के भी और सैनिकों के भी। जो ये नाम है आपके स्क्रीन पर अब आने लगे हैं, उन नामों को मैं आपके लिए एक बार फिर से पढ़ना चाहता हूं ताकि ये ना लगे कि ये सिर्फ गिनती हैं। जैसे ओडिशा के कंधमाल ज़िले के चंद्रकांत प्रधान हैं, छत्तीसगढ़ के कांकेर ज़िले के गणेश राम हैं, पश्चिम बंगाल के बीरभूम के राजेश ओरांग हैं, झारखंड के साहिबगंज ज़िले के कुंदन कुमार ओझा, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के अंकुश, बंगाल के जलपाईगुड़ी के विपुल रॉय, पंजाब के गुरुदासपुर के सतनाम सिंह, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के गणेश हंसदा, ओडिशा के मयूरभंज के नूदुराम सोरेन, पंजाब के संगरूर के गुरबिंदर, बिहार के वैशाली के जय किशोर सिंह, पंजाब के मनसा के गुरतेज, मध्य प्रदेश के रीवा के दीपक सिंह, बिहार के भोजपुर के चंदन कुमार, पंजाब के पटियाला के मनदीप सिंह, बिहार के समस्तीपुर के अमन कुमार, सहरसा के कुंदन यादव और तेलंगाना के कर्नल बी सुभाष बाबू और पलनी, जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं। कुछ नाम अगर हमसे छूट गए हों तो माफ़ी चाहेंगे।
ఒక 5 minutes నేను మాకు దానికి కాలేదు కళల్ని నా కొడుకు ద్వారా తీర్చుకుందామని వాడిని తయారు చేసి तो अब हम चलेंगे सौरभ शुक्ला के पास। इन कहानियों के जरिए आपने देखा कि हर जगह की एक ही कहानी है। कमाने वाला एक ही बेटा था, नई नई शादी हुई थी, शादी की तैयारियां चल रही थीं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। ज़रूर बेशक भारत सरकार इन सभी शहीदों का ख्याल रखती है, पर्याप्त आर्थिक मदद करती है, लेकिन ये समझने की बात है कि कितना कम है इनके घरों में और देश को ये कितना ज़्यादा दे जाते हैं। तो सौरभ जो लेह पहुँचे हैं इस वक्त में वही वो इलाका है जहां भारत थोड़ी दूर पर और भारत और चीन के सैनिकों के बीच में 15 जून की रात झड़प हुई थी और जहां से सैनिकों के शहीद होने की खबरें आई थी। सौरभ, आप ही बताइए कैसे वहां पर पहुंचे और वहां से आप क्या कहना चाहेंगे, आपके पास क्या है? देखिए रवि जी, हम इस वक्त यहाँ की सिटी हॉस्पिटल, जो लेह का सिटी हॉस्पिटल है, एसएनएम सिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पर हम खड़े हुए हैं। यहीं पर जो जवानों के पार्थिव शरीर हैं जिन्होंने अपनी जान दी गैल्वन वैली में, उनके जो पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया जा रहा है। ये मॉर्चरी है रवीश, इसके आगे हमें जाना अलाउड नहीं है। यहीं पर उनका पोस्टमार्टम हो रहा है और अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कल जो 3 जो नाम आए थे, जिसमें से कर्नल थे और 2 जवान, उनके कल पोस्टमार्टम हुआ था और जिसके बाद सुबह उनकी व्रत लेइंग सेरेमनी हुई रवीश, और उसके बाद उनके शव को उनके गांव, उनके घर रवाना कर दिया गया। और आज भी लगभग 10 से ज़्यादा जो जवानों के पार्थिव शरीरों का पोस्टमार्टम हुआ है और उनकी व्रत लेइंग सेरेमनी के बाद उनको उनके पार्थिव शरीरों को भी उनके गाँव भेज दिया जाएगा। लेकिन आज ही पोस्टमार्टम पूरे नहीं हो पाए हैं। जाहिर सी बात है रवीश कि लेह का जो सिविल हॉस्पिटल है इसकी भी सीमाएं हैं और जाहिर सी बात है कोविड के चलते वैसे भी डॉक्टर्स काफ़ी कंस्ट्रेंट में काम कर रहे थे। लेकिन फिलहाल लेकिन जो बड़ी बात अभी जो सामने निकल कर आ रही है रवीश, वो यही है कि अभी भी कुछ सैनिक हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हैं और जिनका इलाज यहाँ पर थोड़ी दूर पर कमांड हॉस्पिटल है वहाँ पर चल रहा है। तो लेह में जो लोग हैं इनसे हमारी बात हो रही थी, उन्होंने यही बताया कि पिछले 1 महीने से ये स्टैंड ऑफ चल रहा था और लगातार तब से तैयारियां थी। यहाँ पर जो आर्टिलरी की गाड़ियाँ, आर्मी की गाड़ियाँ लगातार जो पेंगोंग लेक की तरफ जा रही थी और कल रात में भी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हुआ है। लेकिन लोगों में यहाँ काफ़ी रोष है। उनका ये कहना है कि लगातार 1 महीने से ये मामला उठा रहे हैं कि यहाँ पर जो चाइनीज़ है वो इंट्रूजन, उनका जो घुसपैठ है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, सिर्फ बातचीत की बात की जाती रही। लेकिन ये 15-16 तारीख की रात का जो हादसा हुआ वो काफ़ी दुखद है। हमारे 20 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है और अभी भी आर्मी के सूत्रों का कहना है कुछ जवानों की स्थिति है वो बेहद गंभीर बनी हुई है। तो हो सकता है कि ये नंबर और बढ़ जाए, भगवान न करे ऐसा हो। लेकिन जो हमसे यहाँ पे कुछ अधिकारियों को मिले, उन्होंने बताया कि कुछ जो सैनिक हैं जो अभी भी घायल हैं उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। तो लोगों में यहाँ बहुत नाराजगी है। मीडिया के मूवमेंट को काफ़ी रिस्ट्रिक्ट किया गया है रवीश जी। तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट की इजाज़त नहीं है। जो बॉर्डर्स को भी सील कर दिया गया है, गाँव को भी सील कर दिया गया है, मोबाइल सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं और कुछ ना कुछ है और आर्मी भी खुल के कुछ कह नहीं रही है आधिकारिक तौर पर। तो आज पहले गृह मंत्री का वो ट्वीट आया, उसके बाद प्रधानमंत्री ने जो राष्ट्र के नाम पे संदेश दिया। उसके अलावा आर्मी की तरफ वो जो कल रात में जो 5 लाइन का बयान आया था उसके बाद से कुछ आया नहीं। जी, और हम ये भी अपने दर्शकों को बता दें कि सौरभ शुक्ला जहां पर हैं उससे आगे जाकर उस घटना स्थल की रिपोर्टिंग मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न हमने कर्नल अजय शुक्ला से भी पूछा था कि करगिल के समय तो बहुत सारे पत्रकार वहां गए हैं, इस वक्त वहां पर क्यों नहीं गए। तो यहाँ तक जहाँ तक सौरभ गए हैं वहाँ तक तो लोग जा सकते थे, पर अजय शुक्ला का यही जवाब था कि जिस जगह पे झड़प हुई है वो कोई आबादी का इलाका नहीं है, वहाँ सिर्फ आप आईटीबीपी या भारतीय सेना की मदद से ही उन इलाकों में जा सकते हैं और वहाँ से रिपोर्टिंग कर सकते हैं। सौरभ, हम बता दें कि हम आपकी बातचीत के साथ साथ अपने शहीद जवानों के परिवारों और घरों की से भी रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं, लेकिन अगली रिपोर्ट दिखाने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आप जब वहाँ पर गए
और स्थानीय लोगों से, जितनी भी संख्या में स्थानीय लोगों से बात करने का मौका मिला, उस बातचीत से आपकी क्या समझ बनी है, क्या कुछ बताने लायक है? जी बिल्कुल रवीश, यहाँ पर जब वो लोग, कुछ लोग बहुत यहाँ पर पहुँच गए थे, कुछ बुद्ध समुदाय के लोग थे और यहाँ पर वो कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रांग है और जाहिर सी बात है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आधिकारिक तौर पर जारी नहीं की गई है, लेकिन जो उनको जानकारियाँ मिली वो काफ़ी रुष्ट हो गए। उन्होंने कहा कि लगातार 1 महीने से वो लोग कहते आ रहे हैं कि चीन हर साल कर रहा है ऐसा, प्रधानमंत्री वहाँ पर लगातार जाते भी रहे, वो वहाँ के भी जो है प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, लेकिन तब भी यहाँ पर जो हर साल होता है वो होता रहा, लगातार चीन घुसपैठ करता रहा। इतनी नाराजगी है रवीश यहाँ के लोगों में। उन्होंने कहा है कि हर बार के लिए ये मसला ख़त्म करिए। और रवीश, चूँकि हम सब जानते हैं जो लद्दाखी लोग हैं बेहद देशभक्त लोग हैं, और हम सुबह यहाँ लगभग 1 बजे यहाँ पहुँचे थे रवीश, और लगभग 6 बज गया है, तब से लगातार लोग वो यहाँ पर खड़े थे और जितनी बार जो पार्थिव शरीर लेकर के ट्रक आ रहे थे आर्मी वालों की, उतनी बार वो भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, जो अपनी उनकी जो बौद्धिक बुद्ध परंपरा से जो भी उनको श्रद्धांजलि देना चाह रहे थे, सफ़ेद मफलर लेकर के आए थे। और यहाँ पर लोगों में बेहद रोष है कि लगातार चीन हर महीने कुछ ना कुछ इलाके पे आकर बैठ जाता है और हम लोग बातचीत के जरिए मसला सुलझाने की बात करते हैं, लेकिन हमारे 20 से ज़्यादा 20 सोल्जर्स की जो है इसमें शहादत हुई है, उनकी मौत हुई है, देश के लिए उन्होंने जान दी है। इस बार वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री का बयान आया है कि वो लोग मारते मारते मरे, लेकिन वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के बयान के अलावा भी कुछ ऐसा हो कि आज जब हम यहाँ पर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वो देख पा रहे हैं कि हमारे देश के जवानों के पार्थिव शरीर हैं यहाँ पर, और काफ़ी चोटें लगी हुई हैं उनको, क्योंकि यहाँ गुत्थम गुत्थी हुई, हाथापाई हुई, क्लिफ से नीचे गिर के जान गई है, तो जाहिर सी बात है काफ़ी दुखद है। तो उनको वो देखकर, वो जानकर काफ़ी यहाँ पर दुख है लोगों में, और लोगों में बेहद नाराज़गी है, और वो यही चाहते हैं कि इस बार कुछ थोड़ा सा तगड़ा संदेश बढ़ा दिया जाए, ताकि हर बार की जो हरकत है चीन की वो ना हो, और हर इस बार का जो ये स्टैंड ऑफ हो वो बातचीत के जरिए ना निकाला जाए। जाहिर सी बात है यहाँ के लोग हैं, आम जनता है, क्या अंग्रेजी में कहावत है, इमोशंस आर रनिंग वेरी हाई, बिकॉज हम भी यहाँ पर खड़े और हम भी देखते हैं कि जिस तरीके से जब उनके पार्थिव शरीर आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो खुद को भी बड़ा तकलीफ होती है कि 20 साल का लड़का है इसमें रवीश, सिपाही है जिनकी मौत हुई है, एक 22 साल का है। जब इस तरीके का जब पता चलता है, हम लोग भी रिपोर्टिंग करते हैं और समझते हैं, देखते हैं, तो वाकई में काफ़ी दुख होता है। तो ये तो आम लोग हैं यहाँ कर, इनमें बेहद नाराज़गी है इस बात को लेकर के कि सही समय पर 1 महीने पहले से कोई कदम नहीं उठाया गया। जब नहीं उठाया गया, बातचीत के जरिए कोशिश हो रही थी, अगर ये पहले सुलझा लिया जाता या पहले 2 साल पहले कर लिया जाता तो ये नौबत नहीं आती। जी, बहुत दिनों से पत्रकार अजय शुक्ला, प्रवीण स्वामी और लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग, खासकर अजय शुक्ला लगातार 23 मई से ही लिखने लगे थे कि लद्दाख के क्षेत्र में स्थिति सामान्य नहीं है। वो बाकायदा सैनिकों की संख्या भी बता रहे थे कि बड़ी संख्या में चीन ने जमावड़ा कर लिया है 23 मई के बाद, और ये अप्रैल में ही सूचना आई है। संकर्षण ठाकुर ने टेलीग्राफ में लिखा था कि इसकी पहली सूचना अप्रैल में आ गई। तो फिर क्यों वहाँ पर इतना जमावड़ा होने दिया गया और इस तरह की स्थिति आई है, ये हमें बहुत समय लग गया। पूरा 16 जून एक दिन गुजर जाता है, जो शहीद हुए हैं उनके नाम मालूम नहीं हैं, घटना कैसे हुई है इसके बारे में भी आधिकारिक रूप से नहीं बताया जा रहा है। कोई चैनल सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट कर रहा है, कोई रक्षा मंत्रालय का पत्रकार सूत्रों के हवाले से कर रहा है। ऐसे वक्त में ठीक ठीक पता होना भी बहुत ज़रूरी है कि ये घटना कैसी हुई। ये लड़ाई अगर गोलीबारी से नहीं हुई तो फिर किस तरह से हुई, हम राजीव रंजन से भी बात करेंगे। लेकिन हम एक और जवान की कहानी सुनाना चाहते हैं, पलनी साहब की, जो 18 साल की उम्र से ही सेना की नौकरी कर रहे थे, और सेना की नौकरी करते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई की। कुछ ही दिन पहले वो छुट्टी पर घर गए थे, 2 बच्चे हैं। इसी 3 जून को उनका जन्मदिन था और गृह प्रवेश हुआ, लेकिन पलनी शहीद हो गए।
और तमिलनाडु से चलते हैं पंजाब। हमेशा पंजाब का अग्रणी योगदान रहा है। गुरतेज 21-22 साल की उम्र रही है, हाल ही में सेना में भर्ती हुए थे। कहाँ तो ये जवान अपने वीरता के संदेश लेकर पहुंचता, अब भी पहुंच रहा है, मगर अब वो नहीं है। और अब हम लेते हैं एक ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो राजीव रंजन से बात करेंगे। सौरभ से हमारा संपर्क टूट गया। अभी आप देखिए कि किस तरह से विपक्ष पूरे दिन सरकार से पूछता रहा कि आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, वहां क्या हुआ है। प्रधानमंत्री का बयान जरूर आया है, लेकिन वहां क्या हुआ है इसका डिटेल नहीं है। जिस तरह से पुलवामा के वक्त सब कुछ डिटेल दिया जा रहा था, इस वक्त सब कुछ डिटेल नहीं दिया जा रहा है। हो सकता है कि सरकार का यह रणनीतिक विकल्प हो, लेकिन विपक्ष का पूछना भी जायज है कि क्या क्या घटनाएं हुई हैं। और आज से नहीं, कई दिन पहले से ही यह पूछा जा रहा था, खासकर राहुल गांधी की तरफ से, कि क्या चीन ने भारत के इलाके का अतिक्रमण किया है। इसका आधिकारिक जवाब क्या है, खासकर 15 जून की घटना के बाद क्या चीन के इलाके में इस तरह से हुई। चीन बार बार अपनी तरफ से कहे जा रहा है कि भारत ने प्रोटोकॉल तोड़ा है, लेकिन भारत का आधिकारिक बयान क्या है। क्या चीन ने प्रोटोकॉल तोड़ा है, चीन भारत की तरफ आया है। इन सब चीजों पर स्पष्टता बहुत जरूरी है। जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो राजीव रंजन से बात करेंगे। मेरा कुछ हो तेरी औरत हो जाए कुछ के चलते जाके की हो गया तू आए थे मेरा कुछ हो तेरी औरत हो जाए कुछ के चलते जाके की हो गया तू आए थे ये तस्वीरें बता रही हैं, ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर की तस्वीर है। और आपसे हमसे यही कह रही हैं कि इस वक्त में ख़ास तरह की विनम्रता की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन न्यूज़ चैनलों ने पिछले कुछ वर्षों में ये कायदा तोड़ दिया। शोक के वक्त में भी हमारी भाषाएं इतनी नाटकीय हो जाती हैं, इतने झूठ मूठ के आक्रामक हो जाती हैं, और कई बार वो जनता की बात करने के बजाय वो सरकार का बचाव करने लग जाती हैं और सरकार की तरफ उठते हुए सवालों को रोकने में लग जाते हैं न्यूज़ एंकर। उन्होंने जिस तरह से इस वक्त का कायदा तोड़ा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सिर्फ इसका ही कायदा नहीं तोड़ा है, बल्कि ऐसे वक्त में रणनीति को समझने की जो ज़रूरत होती है, जिन शब्दों की या जिन वाक्यों की, उसे भी ध्वस्त कर दिया है। और इसीलिए आप देखेंगे कि आज के न्यूज़ चैनल जो पाकिस्तान के समय ख़ास तरीके से आक्रामक हुआ करते थे, अब वो अभिनय कर रहे हैं आक्रामक होने का, उनसे हुआ नहीं जा रहा है। ये तरीका ठीक नहीं था। हमने ज़रूर शहीद हेमराज के बाद से इस पब्लिक में इस गुस्से को इस तरह से तोड़ा है, लेकिन इससे हम कुछ खास हासिल नहीं कर सके हैं।
राजीव रंजन हमारे साथ हैं, हम उनसे यही जानना चाहेंगे कि राजीव, सूत्रों के जरिए तो बहुत कुछ मुझे जानने को मिल रहा है, क्या आप बता सकते हैं कि जो आपको भी सूत्रों के जरिए, क्योंकि आप लंबे समय से कवर करते रहे हैं, क्या हुआ होगा इसकी बारे में? कहीं पढ़ रहे हैं कि पत्थर से लड़ाई हुई है, नुकीले हथियार से लड़ाई हुई है, किसी ने किसी अखबार में लिखा है कि मध्यकालीन शैली से के तौर तरीकों से लड़ाई हुई है। वैसे मध्यकाल में काफ़ी विकसित हो गया था युद्ध का तरीका, लेकिन तब भी वो पाषाण काल में पत्थरों का इस्तेमाल होता होगा, लेकिन तब भी हम जानना चाहते हैं कि क्या हुआ है। देखिए, जो अखबारों में लिखा गया है बहुत हद तक बात सही है। जो लड़ाई हुई है वो बिल्कुल उस जमाने में लड़ाई हुई है जिसको आप कह सकते हैं कि पत्थर युग जिसको आप कह सकते हैं, आसानी से अगर कहें। भारत और चीन के बीच में जो पेट्रोलिंग होती है, जो बातचीत होती है, उसमें साफ तौर पर जो 1996 का जो एक्ट है उसमें प्रावधान है कि कोई भी पक्ष जो है हथियार लेकर नहीं जाएगा। कम से कम भारतीय पक्ष का ये कहना है कि हम उसका फॉलो करते हैं। जो 15 जून की जो बात है, जो हमें जानकारी लगी, उसके मुताबिक जो है भारतीय पक्ष के जो कर्नल है, 16 बिहार के सीओ कर्नल संतोष बाबू की अगुवाई में गलवान घाटी में सैनिकों का एक दल जाता है। वो इसलिए जाता है कि 6 जून को जो लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पर भारत और चीन के जो अधिकारी है उनमें फैसला हुआ था कि गलवान घाटी के पूरब में जो चीन के जो टेंट है, अस्थायी टेंट है, वो लोग वहां से हटा देंगे, क्योंकि पहले वहां चीन वहां तैनात नहीं था। लेकिन जैसे ये लोग जाते हैं और जो चीनी सैनिक उनको अपना टेंट को हटाने के लिए कहते हैं, तो चीनी सैनिकों का व्यवहार जो है काफी एग्रेसिव हो जाता है, हिंसक हो जाते हैं और चीन की ओर से पत्थरबाजी की शुरुआत होती है। भारतीय पक्ष का ये कहना है कि वो इस घटना के लिए तैयार कम से कम नहीं थे। बड़ी तादाद में चीनी सैनिक थे। बड़ी मुश्किल से जो सीओ हैं कर्नल संतोष बाबू, उनको किसी तरह बचा के लेके आया जाता है, लेकिन वो घायल हो जाते हैं, अस्पताल ले जाया जाता है, तो उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद भारतीय पक्ष के भी लोग जाते हैं और दोनों पक्षों के बीच में अगर कहें तो शाम से लेकर देर रात तक जो है दुक्का हाथापाई होती है, पत्थरबाजी होती है, और वो जो इलाका है पूरे रात, ये मतलब देर रात तक ही चलता रहता है। आपको बता दें कि जो पहाड़ जो है काफी तीखे थे वहां पर, और जो वहां फिसलन की वजह से कई सारे जवान जो है नदी में गिर गए, क्योंकि तापमान जो था 0 से नीचे था। कई जवानों को हाइपोथर्मिया हो गया और कई जवान जो ठंड की वजह से जो कह सकते हैं उनकी मौत हो गई। तो भारतीय पक्ष कम से कम शुरू में कम से कम तैयार नहीं था। बाद में जब तैयारी हुई तो जो हमारी जानकारी है कि चीन के सैनिक भी तकरीबन 40 के करीब जो चीनी सैनिक है वो भी हताहत हुए हैं, लेकिन इस बात की अभी तक चीन की ओर से कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। जी, पर राजीव, हम जानना चाहते हैं कि चीन ने पुष्टि नहीं की है, तो फिर क्या आधिकारिक तौर पर भारत की तरफ से ये कहा गया है कि चीन के इतनी संख्या में सैनिक को हमने भी मार गिराया है? ये बातें आधिकारिक तौर पर क्यों नहीं कही जा रही हैं? और दूसरा, इतनी देर क्यों लगी नामों को बाहर आने में, 3 से संख्या 20 बताने में? क्या अभी भी ज्यादा घायल हैं? इस तरह की खबरें पढ़ने को मिल रही हैं कि इससे भी ज्यादा संख्या हो सकती है। इसमें कितना दम है इन बातों में? देखिए, इसमें काफी हद तक दम है, क्योंकि सरकार अगर चीन की जब भी बात होती है तो बहुत सोच समझ के बोलती है। सोच समझ के इतना बोलती है कि कुछ भी बोल ही नहीं पाते अगर सही कहे। जब पाकिस्तान की बात होती है तो एक एक करके हम सारी बात बताते हैं, सारी बातों का खुलासा करते हैं, डंके की चोट पर करते हैं। लेकिन जब बात चीन की होती है तो कोई भी कुछ नहीं बोलता है। एक बड़ा अच्छा और जो तर्क दिया गया है कि चूंकि वो इलाका वो काफी कह सकते दूर दराज के इलाका है और इस वजह से वहां जानकारी आने में लेट हुई, और इसकी वजह से आने में जो है 15 जून की देर रात को घटना है, और उसके बाद जो है तकरीबन 1-2 बजे के आसपास नाम का ऐलान होता है कि जो 20 जवान जिन्होंने अपनी सरहद के लिए अपनी जान दी, हिफाजत के लिए जान दी, उनका नाम का ऐलान होता है। तो एक अच्छा खासा जिसको कहते हैं कि एक सोच समझ के क्या कहना है क्या नहीं कहना है। खासतौर चीन की बात होती है, चीन के खिलाफ अगर बात करें तो बहुत ज्यादा कड़े लफ्ज का भी इस्तेमाल नहीं होता है, जिस तरह से पाकिस्तान को लेकर कहा जाता है कि हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। हालांकि प्रधानमंत्री ने जरूर कहा है कि जवानों की जो बलिदान जो वो व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ भाषा का इस्तेमाल करते हैं कम से कम चीन के खिलाफ नहीं करते, और जिस तरह की हरकत की है चीन ने, और 20 सैनिकों जो हमने जान गए कम से कम एक जगह पर जो पाकिस्तान के जो सीमा है वहां भी
इस तरह की जान नहीं जाती है। तो एक बहुत सोचना पड़ेगा कि हमारी जो रणनीति है कहीं न कहीं कुछ फेल हुई, जिस वजह से हम उनकी जो चीन की जो नीयत थी उस आशंका को भाप नहीं पाए, जान नहीं पाए। जिस तरह की चीन ने मूवमेंट की वहां अचानक से अपने सैनिकों को लेकर, तो कई सारी बात है जिस पर एक कह सकते हैं विवेचना करने की जरूरत है। जी राजीव, बहुत बहुत आपने काफ़ी एक चीज़ राजीव के विश्लेषण और विवरण के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि आजकल के न्यूज़ चैनल में होने के लिए जिस योग्यता की ज़रूरत होती है वो राजीव में नहीं है। वो योग्यता है चीखने की, चिल्लाने की, नौटंकी करने की, तो वो राजीव को नहीं आता। पुराने अनुभवी पत्रकार हैं, इसलिए बहुत सोच समझ के शब्दों का चयन करते हैं। और इन्होंने बड़े कायदे की एक बात कही है कि चीन के मामले में सरकार बहुत सोच समझकर बोलती है, इतना सोच समझने लगती है कि बोल ही नहीं पाती है। ये राजीव जैसे पत्रकार, जो पुरानी पीढ़ी के पत्रकार हैं, उनके बोलने लिखने की अपनी शैली है कि बात कह भी दी गई और बता भी दिया गया कि जो क्या क्या नहीं कहा जा रहा है, बताने के क्रम में भी। तो हम चलते हैं फिर पंजाब, यहाँ के गुरदासपुर के एक जवान सतनाम सिंह के घर, और आप देखिए कि हमारे जवान किन घरों से आते हैं, किन परिवारों से आते हैं, जिनकी वजह से ट्विटर पर बैठे हुए लोग, जिन्हें दिन में कोई काम नहीं है, वो कितने सक्रिय हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। करना हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। करना इन तस्वीरों से आप देख पाए होंगे कि जब उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपए बैंकों के माफ किए जाते हैं तो अंग्रेजी मीडिया काफी हंगामा करता है, चुप हो जाता है, सॉरी। लेकिन जब किसानों को 2 रुपए देने जाती है सरकार, तो हंगामा होने लगता है कि अर्थव्यवस्था गलत रास्ते पर जा रही है। लेकिन इन तस्वीरों के जरिए इसलिए भी हम बीच बीच में बातचीत रोककर आपको दिखा रहे हैं कि आप ये देख पा रहे हैं कि भारत का किसान सिर्फ इस देश को अनाज नहीं देता है, जवान भी देता है, और जवान अपनी जान भी देता है इस देश के लिए। सौरभ से हमारा फिर से संपर्क हो गया है। वो बड़ा ही दुरूह इलाका है, अभी अभी पहुंचे हैं, तो ऑक्सीजन की कमी का भी सामना कर रहे होंगे। पर सौरभ, यही लोग जानना चाह रहे हैं कि परिवार वाले कब अंतिम दर्शन कर पाएंगे। जो यहाँ पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो अब कितनी तेजी से आगे बढ़ पा रही है, और क्या इसके अलावा आपने सूचनाएं हासिल की हैं? देखिए रवीश, 3 जो शुरुआती जानकारी जैसे कि बताया था कि 3 जो कर्नल बाबू सहित जो 3 लोग थे, जो 3 शहीद हुए थे जवान, उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव तक पहुंचा दिया गया और एयरलिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन जो बाकी 17 जवान हैं, देखिए समझना पड़ेगा कि सिविल हॉस्पिटल है और इनका पोस्टमार्टम यहाँ होता है। और धीरे धीरे जैसे कि जानकारी कल रात से आने शुरू हुई कि नहीं 17 लोग हैं, तो सुबह यहाँ पर शिफ्ट्स में पार्थिव शरीर आए जवानों के। पहले 5 जवान आए, 5 जवानों के पार्थिव शरीर आए और फिर 8, फिर उनके पोस्टमार्टम करने में भी वक्त लगता है। तो अभी कल भी शायद कुछ जवानों के पार्थिव शरीर हैं जिनका पोस्टमार्टम किया जाए। तो हो सकता है कि कल शाम तक इन जवानों के जो पार्थिव शरीर हैं वो उनके गांव, उनके कस्बों तक पहुंचने लग जाए। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से अब तो नाम भी सामने कर दिए गए हैं, उनके परिवार वाले इंतज़ार कर रहे हैं, उनके गांव वाले, शहर वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके बेटे ने, उनके पड़ोस में रहने वाले लड़के ने देश के लिए जान गंवाई है।
तो उसको लेकर के ज़रूर उनको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। जाहिर सी बात है, दुर्गम इलाका है, यहाँ से एयरलिफ्ट करके, क्योंकि रात भर कल ये यहाँ पर हेलीकॉप्टर और जहाज़ों की आवाज़ आती रही, जैसा कि लोग बताते रहे हैं। यहाँ पर पहले उनके बॉडीज़ को यहाँ पर जो कमांड हॉस्पिटल है वहाँ लाया गया, और वहाँ से यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल लाया गया, और यहाँ पर भी डॉक्टर हैं, सीमित संसाधन है, और जिस तरीके से लगातार स्ट्रैटेजिक बैठकें भी चल रहे हैं, वहाँ भी रिसोर्स लगते हैं। पूरे जो इलाका जो गैल्वन वैली है, ये लगभग 300 किलोमीटर है रवीश यहाँ से, तो 300 किलोमीटर दूर से यहाँ पर पार्थिव शरीर लाया जाता है, जवानों का पोस्टमार्टम किया जाता है, तमाम प्रक्रियाएं हैं, और यहाँ पर रिथ लेइंग सेरेमनी भी उनकी की जा रही है। लेकिन इस बार मीडिया को उससे दूर रखा गया है। आज सुबह जो कर्नल बाबू थे, उनकी रिथ लेइंग सेरेमनी हुई, लेकिन मीडिया को उससे दूर रखा गया। एलजी यहाँ के जो हैं माथुर साहब, वो मौजूद रहे, और फिलहाल रवीश यही कह सकते हैं कि कल शाम तक इन तमाम जवानों के जो पार्थिव शरीर हैं इनके गांव तक पहुंचेंगे। जाहिर सी बात है, उनका यहाँ पर पोस्टमार्टम किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो जानकारी यहाँ अस्पताल में जो लोग हैं उनसे हमें मिली है रवीश, वो यही मिली है कि जैसे कि राजीव भी बता रहे थे कि बहुत सारे जवानों की जो मृत्यु है, शहादत है, वो क्लिफ से नीचे गिरने से हुई है, पानी में गिरने से हुई है, और तापमान शून्य से नीचे पहुंच जाता है। जिस तरीके से उस तरह वहां पर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो ज़्यादातर जो जवानों की शहादत हुई है वो उसी तरीके से हुई है। कोई तमाम यहाँ जो बताया जा रहा है वो यही कह रहा है कि शायद कुछ धक्का भी दिया गया है, पत्थर भी मारे गए हैं। यहाँ तक कि एक जवान जिनसे मिला, उनका नाम नहीं बता सकते, उन्होंने ये बताया कि जो लाठी होती है उसमें चीनी लोगों ने लोहे के कील लगा रखे थे, उससे भी जो है हमला किया, और हमारे सैनिकों ने भी जवाब दिया। उनके साथ गुत्थम गुत्थी हाथापाई हुई, जिसमें जो चीन के सैनिक हैं उनके भी हाथाहाथ और मरने की खबर आ रही है, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं कितनी। लेकिन ये ज़रूर है यहाँ पर कि कुछ सैनिक हैं जो घायल हैं, और अभी भी उनकी कंडीशन सीरियस है। तो हो सकता है देर रात तक आर्मी का एक और आधिकारिक स्टेटमेंट आए। रवीश जी, हम इंतज़ार करेंगे। जैसा कि सौरभ ने लेह से जानकारी दी है, इन तस्वीरों को हम लगातार बार बार इस मकसद से भी दिखा रहे हैं कि इसी वक्त आप सोचें कि इस देश के संसाधनों पर किसका अधिकार है। कोई 10% लोग भी नहीं होंगे, 1% लोगों का 80% संसाधनों पर अधिकार है। अमीर बिचौलिए का काम करते हैं, कहीं का बना हुआ सामान यहाँ लाते हैं, यहाँ दोबारा से पैकिंग करके बेचते हैं और हीरो बन जाते हैं। लेकिन ये वो गरीब इलाके के नौजवान हैं जो सेना में जाते हैं और देश की रक्षा करते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये देश की गरीबी है जो इस वक्त आपको गर्व करने का मौका दे रही है। हम अब आपको बिहार के समस्तीपुर ले जाना चाहते हैं, शहीद अमन कुमार के घर, जिनकी हाल ही में शादी हुई थी। और आप यहाँ से देखिए, फिर हम ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं और आपसे बात करेंगे।
इन दृश्यों को देखते हुए यही पुराने दृश्य कुछ साल पहले के याद आ रहे हैं कि अभी अभी तो हम चीन के राष्ट्रपति को शी जिनपिंग को झूला झुला रहे थे, पंतुआ खिला रहे थे, यहाँ वहाँ घुमा रहे थे, टहला रहे थे। उन दृश्यों से हम अपने सुपर पावर होने की महान कल्पना को साकार होते हुए महसूस कर रहे थे। आखिर क्या हुआ कि उसी चीन ने पलटकर ऐसा कहर बरपाया है और ये लड़ाई हुई है। और इस तनाव को समझने की ज़रूरत भी है कि वो जड़ में क्या है, क्या वजह हो सकती है कि चीन ऐसा कर रहा है। अब हम आपको लेकर चलते हैं बिहार के सहरसा ज़िले की तरफ, आरण गांव में। यहाँ के शहीद जवान कुंदन यादव के घर से ये रिपोर्ट है। और इनके अभी कुछ साल पहले ही 8 साल पहले सेना में कुंदन यादव भर्ती हुए थे। जी बोलो 9 तारीख से सर फोन नहीं किया है। ग्यारह बजे से लेके पटना ये भी ठीक है। जो लोग कहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, उन लोगों को सुना जाना चाहिए कि वो क्यों और किन अनुभवों के आधार पर ये बातें कहते हैं। कोई जवाब नहीं है आपके पास इस शहादत की पृष्ठभूमि को देखते हुए कि किन गांव गरीब घरों के लड़कों ने 20-22 साल के जवानों ने जाकर इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। ज़रूर देश सलाम कर रहा है, मगर आप इनके परिवारों की व्यक्तिगत जो हानि हुई है, जो नुकसान हुआ है भावनात्मक, वो हमारे गर्व करने या फिर और तरह के वीरता की उपमाओं से नहीं भर सकते हैं। अब हम आपको ले जाना चाहते हैं बिहार के वैशाली ज़िले के जंदाहा, जहां मैं गया भी था अपनी एक रिपोर्टिंग यात्रा के दौरान। जय किशोर हैं जो 4 भाइयों में दूसरे नंबर पे थे, अभी अभी सेना में भर्ती हुए थे, अभी अभी शहीद हो गए। तो आपने देखा कि कितनी कम उम्र है जय किशोर की, बिल्कुल नौजवान बच्चे जैसे दिखते हैं, लेकिन कितना सपना होगा। और आप गहमर में गया था गाज़ीपुर ज़िले के, तो वहाँ एक मैदान में सेना में भर्ती होने के लिए नौजवानों को दौड़ते देखा दोपहर के वक्त, और वो गर्मी के ही दिन थे, अप्रैल मई का महीना था। तो उनसे हमने पूछा कि आप इस कच्ची ज़मीन पे नंगे पांव दौड़ रहे हैं, कितने साल से दौड़ रहे हैं? तो एक नौजवान ने कहा कि 10 साल से मैं दौड़ रहा हूँ सेना में भर्ती होने के लिए। आप इसी दिल्ली से सटे मेरठ की तरफ चले जाइए तो ग्रामीण इलाकों में सुबह सुबह 4 बजे से ही उठकर नौजवान जो हैं कई किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं कि सेना में भर्ती हो जाएंगे। बड़ा जज्बा है सेना में भर्ती होने का, और एक जुनून है कि सेना में भर्ती होंगे। सिर्फ वो नौकरी और गरीबी ही वजह नहीं है, लेकिन एक जुनून है कि मिलिट्री की वर्दी आएगी, उसकी शान मिलेगी और मौका मिलेगा देश के लिए करने के लिए। उन इलाकों में जब सरकारी योजनाएं जाती हैं, भेजी जाती हैं, तो बीच में बैठे ये अमीर तबका जो बिचौलिया क्लास है, मिडिल क्लास, वो कितना खा जाता है भ्रष्टाचार के ज़रिए। योजनाओं को वहाँ नहीं पहुँचने देता है, गाँव में अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं पहुँचता है। सोचिए ना, इसी वक्त तो सोचना चाहिए।
और उन्हीं जगहों से जिनके हक का पैसा खाकर कुछ लोग राजनीति सेकते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, फोकट में तो होती नहीं है ना, उन्हीं जगहों से लोग जाकर सेना में भर्ती होते हैं और इतनी बड़ी कुर्बानी दे जाते हैं जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं ट्वीट और रिट्वीट के जरिए। और अब हम आपको दिखाते हैं राजनीतिक खबरें, फिर ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो बात करेंगे। चीन से तनातनी के बीच विपक्ष सरकार पर हमलावर हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि सरकार बताए 20 सैनिकों की जान क्यों गई और क्या है इस वक्त बॉर्डर के हालात। सोनिया गांधी ने सरकार से कई सवाल पूछे हैं और ये भी कहा है कि संकट की इस घड़ी में कांग्रेस सरकार और सेना के साथ है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार को सोच और अपनी नीति बतानी चाहिए। कांग्रेस के नेता विवेक तनखा ने कहा है कि चूंकि इस वक्त संसद नहीं चल रही है, इसलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को संसद की रक्षा मामलों की सलाहकार समिति की बैठक बुलानी चाहिए। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ये सिर्फ सरकार की चिंता नहीं है, ये पूरे देश की चिंता है। इस बीच लालू यादव की पार्टी आरजेडी के नेता मनोज झा ने भी संसद का सत्र बुलाने की मांग की है। चीन के साथ सरहद पर झड़प के मसले पर प्रधानमंत्री मोदी ने सब दलों की बैठक बुलाई है। ये बैठक 19 जून को शाम 5 बजे होगी। इस वर्चुअल मीटिंग में कई सियासी दलों के अध्यक्ष शामिल होंगे। बिहार मुझे नहीं लगता कि आपसे भी देखा जा रहा होगा इन हृदय विदारक दृश्यों को, लेकिन फिर भी देखिए, और बहुत कुछ ये मौका भी होता है जानने समझने का। और इन्हीं वास्तविकताओं को हटाकर टीवी क्या करेगा कि बड़े बड़े रिटायर्ड सैनिकों को ले आएगा, जोश भरी बातें होंगी जिनका सीमा पर अपनाई जाने वाली रणनीति से कोई संबंध होना नहीं है, लेकिन काल्पनिक बातें होती रहेंगी। इन परिवारों को, इनकी त्रासदियों को गायब कर दिया जाएगा। रविशंकर ओझा किसान हैं, झारखंड के साहिबगंज के हैं। वो अपनी खेती करते होंगे, कुछ उगाते होंगे, कुछ बेचते होंगे, खाते होंगे। आज जब ये खबर पहुंची होगी कि कुंदन ओझा उनका बेटा नहीं रहा, 2017 में शादी हुई थी और 17 दिन पहले एक बेटी हुई थी। आप कुछ बेटा के बारे में कुछ देश के लिए कहिए, देश के लिए कहिए कि और भी दूसरा जवान संतोष करा गलत काम में नहीं खड़ा गई। आप कुछ बेटा के बारे में कुछ देश के लिए कहिए, देश के लिए कहिए कि और भी दूसरा जवान। इन तस्वीरों को, इन कहानियों को देखने के बाद आपसे गुजारिश है कि YouTube में जाइए और मखदूम, बड़े महान शायर थे, उनका एक गाना आप सर्च कीजिए और सुनिए और इस शहादत को समझिए। गाने की पहली लाइन है, जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे थे देश की बात 6 से 7।